वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर की हिंदी, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आपका सेकंड चैप्टर। मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नोट्स हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें और इसमें कुछ बदलाव हैं। सारा इंपॉर्टेंट नोट्स जो है मेरे चैनल पर आप सभी को मिल जाएंगे। अगर आप सभी ने नहीं प्लेलिस्ट चेक करी तो आप लोग जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ये है आपका सेकेंड चैप्टर, पार्ट 2 है, लेकिन आपका जो पार्ट है इसको आप 6 मानेंगे, क्योंकि मैं आप पार्ट 2 आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृतांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन, नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय, उनका अध्ययन व अध्यापन, सारी चीजें डिस्कस करूंगी। और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो राइटर्स हैं उनकी सभी का जो जीवन परिचय है वो आप सभी को नेक्स्ट क्लास में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी नोट्स। ठीक है, सो फर्स्टली मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कविता। देखिए, फर्स्टली मैंने आपके जो नोट्स हैं वो मैंने चेक करे हैं आपके कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी गई, इसलिए मैं आपसे सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। कविता अगर बात करूँ, सुप्रसिद्ध समालोचक एवं चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा का निर्वाह होता है। क्या होता है? कविता एक वैसा साधन है, जैसे आप लोग कार का यूज़ करते हैं, आप लोग गाड़ियों का यूज़ करते हैं, बाइक का यूज़ करते हैं, तो कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि यानी कि आपका जो संसार है मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और उसका निर्वाह करता है। ये कविता दी है आपके सुप्रसिद्ध राम शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने। आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि कविता का डेफिनेशन क्या है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई परिभाषा के अकॉर्डिंग कविता की विशेषताएं क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी वर्ड्स में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जिनमें समझाने जैसे आपको रट्टा करवाने वाला जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना चीज़ें याद हो जाएंगी। कविता मानव एकता की प्रतिष्ठा करने का साधन है। प्रतिष्ठा जानते हैं आप लोग, एकता क्या है आपकी? यूनिटी, यानी कि कविता मानव यानी कि मनुष्य की यूनिटी की प्रतिष्ठा करने का एक साधन है। नेक्स्ट है कविता में भावों और एक दूसरे की कल्पना की प्रधानता रहती है। देखिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं, देखिए आप जब पोएम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दूसरे के भावों की यानी कि इमोशंस की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की जाती है। ये सारी चीज़ों की उन चीज़ों को सबसे ऊपर रखा जाता है। कविता में कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति रहती है। ठीक है, गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कहानी के बारे में। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की विद्या है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विद्या का विकास हुआ जिसे हम कहानी के नाम से जानते हैं। बंगला में इसे गल्प के नाम से कहा जा सकता है, आप कह सकते हैं गल्प कहते हैं। तो कहानी बेसिकली हम कह सकते हैं कहानी हिंदी साहित्य की विधा मानी जाती है। गाइस, प्राचीन काल से ही कहानी कहने की और कहानी सुनने की जो परंपरा है वो हमारी चली आ रही है। बेसिकली वैसे 19वीं सदी से कहानी के जो स्टार्टिंग है वो हुई है, लेकिन इससे पहले भी हमारे टाइम में कहानियाँ सुनाई भी जाती थी और कहानियाँ पढ़ी भी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ आपसे डिस्कस कर लिया कहानी के बारे में। अब बात करती हूँ बेसिकली आखिर डेफिनेशन, जो एग्जैक्ट वर्ड्स में कहानी की डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है। तो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे परिभाषाएं। परिभाषाएं किसके अकॉर्डिंग? आपके राइटर्स के अकॉर्डिंग। कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय मनोरंजक विद्या है। कहानी साहित्य की वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना प्रधान, हृदय स्पर्शी एवं सुरुचिपूर्ण कथात्मक वर्णन होता है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार अगर बात करें, नदी जैसे जल स्रोत की धार है वैसे ही कहानी का प्रवाह है। ये किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जिस तरह से नदी में जल स्रोत होता है यानी जल स्रोत की धार होती है, वैसे ही कहानी का प्रवाह होता है। यानी कि जैसे कि हमारी नदी की जो धार होती है यानी कि जो पानी चल रहा होता है, उसी तरह से हमारी कहानी की भी एक प्रवाह होती है। किसके अकॉर्डिंग है ये? रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग। अब डिस्कस करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या कहा है कहानी के बारे में। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे जा सकें, बल्कि वह एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे को माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर
होता है। इसमें इनका कहने का मतलब है कि जो कहानी होती है, उसका चरित्र हो, उसकी शैलियाँ, उसकी कथा विन्यास, सभी को हमें एक ही चीज़ में यानी कि एक ही भाव में पुष्ट करना होता है, जिससे हमारी एक नई कहानी का निर्माण होता है। ये कहना का मतलब है आपके मुंशी प्रेमचंद जी का। यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि जैसे आपने देखी होगी पोयम जो होती है वो हमारी अलग अलग से बनी होती है, लेकिन जो हमारी स्टोरी होती है वो सारी एक साथ मिलकर एक स्टोरी का निर्माण करती है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, यहाँ पर एक गमला है और उसमें एक पौधा लगा दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ उस एक पौधे का ही विस्तार या उसकी एक रखरखाव या उसकी देखभाल होती है। उसके जैसे भी हम देखभाल करते हैं या हम जैसे भी कुछ करते हैं तो वो क्या है, वो उस गमले में ही बढ़ता है। ये सब चीजें तो आती हैं आपकी कहानी के अंतर्गत। ये तो था एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट कहानी के उद्देश्य। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछी जाती है आपसे। कहानी की डेफिनेशन, कहानी के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। डिस्कस करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। छात्रों को विभिन्न प्रकार की कहानी शैलियों, जीवन दर्शन आदि से परिचय कराना। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं, जैसे कि आपकी भावात्मक, रचनात्मक, दृश्यात्मक, सभी शैलियों से बच्चों को परिचित कराना। जीवन दर्शन, जीवन दर्शन का मतलब कि जो कहानी में हमारी कहानियां जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग या जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, उनसे बेसिकली हम बच्चों को क्या चीज़ें सिखा सकते हैं, या वो हमारे आस पड़ोस या हमारे देश के लिए मतलब वो हमें क्या उदाहरण दे रही हैं, उन सब चीज़ों से बच्चों को परिचित कराना। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों में सृजनात्मक का विकास कराना। नेक्स्ट है छात्रों में कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। देखिए यहाँ पर स्मरण शक्ति इन द सेंस और कल्पना क्या है। देखिए जब हम स्टोरियाँ पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले से एग्जांपल देती आ रही हूँ, स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो वो स्टोरी हमने आधी पढ़ी। हमारी क्लास में हमें लेसन अगर पढ़ाए जाते हैं तो उसमें कंप्लीट नहीं हो पाती है एक पीरियड में, तो हम नेक्स्ट पीरियड में मतलब नेक्स्ट डे हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों के मन में चीज़ें लेकर आती हैं कि भाई कल्पना करते हैं, मतलब हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि भाई क्या हो सकता है, उसका एंड क्या हो सकता है, उसमें चीज़ें क्या हो सकती है। स्मरण शक्ति, जब हम उन चीज़ों को बार बार सोचेंगे तो उससे हमारी जो स्मरण शक्ति का वो विकास होता है। किससे? कहानी पढ़ने से। नेक्स्ट है छात्रों को मानव जीवन के विविध पक्षों जैसे पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक की जानकारी देना। ये जो हमारी कहानी में विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे कोई कहानी हमारी पौराणिक होती है, कोई ऐतिहासिक होती है, कोई धार्मिक पर डिपेंड होती है, कोई सामाजिक पर डिपेंड होती है, तो इन सब की जानकारी देती है कहानी हमें। तो इसी चीज़ों से, इन्हीं स्टोरियों को पढ़ने से बच्चों को एक क्या कह सकते हैं, दिशा मिलती है या डायरेक्शन मिलती है चीज़ों को सोचने की, और मानव जीवन में उन्हें बहुत ज़्यादा लाभदायक ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि। देखिए शब्द भंडार, जब हम स्टोरियाँ पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में दिए होते हैं शब्द अर्थ। बच्चे वहाँ स्टोरी में भी आपने देखा होगा हार्ड वर्ड्स को भी पढ़ते हैं, इजी वर्ड्स को भी पढ़ते हैं, तो उन चीज़ों को वो याद भी करते हैं। तो छात्रों को शब्द भंडार में इसमें वृद्धि हो रही है, क्योंकि वो चीज़ों को स्टोरी पढ़ रहे हैं, स्टोरी को वो अच्छे से दिमाग में रखेंगे, कहानी वो अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, उन्हें याद भी दे जाती है, तो उससे उनके शब्दों के जो बहुत सारे शब्द हैं या भंडार बोल सकते हैं, उनकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट और लास्ट है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कराना। कहानी पढ़ने से पहले तो सीधे सीधे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी उन्होंने पढ़ी, वो अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को भी स्टोरी बताते हैं, अपने दादा दादी को भी बता सकते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को भी बता सकते हैं। तो वो मौखिक ही तो करते, उसे लिख कर नहीं दिखाते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि हमें ये पढ़ा, हमें ये समझ में आया, हमें स्टोरी ये अच्छी लगी। तो इससे क्या है, इससे छात्रों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका विकास हो रहा है, हो भी रहा है। ठीक है, यहाँ आपके जो कहानी के उद्देश्य थे वो खत्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लासेस में आप सिर्फ वही लिखें एग्जाम में, जो आपको अपने आसपास भी दिख रहे हैं आप लोग वो भी सारी चीज़ें एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छी चीज़ें आपको आती है आप लोग वो ज़रूर करें। ये सब हम डिस्कस करेंगे कहानी शिक्षण की विधियाँ। कहानी को हम किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो विधियाँ कितनी हैं और हम इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं। 4 विधियां हैं। नंबर 1 है आपकी गहन अध्ययन विधि। गहन अध्ययन विधि में बच्चे खुद ही पढ़ते हैं, यानी कि स्वयं पढ़ते हैं, फिर हम खुद ही पढ़कर, टीचर खुद पढ़कर उस चीज़ को बच्चों को जो उसमें हार्ड शब्दार्थ होते हैं उन्हें समझाता है, उस स्टोरी का क्या उद्देश्य है, उन सारी चीज़ों को बच्चों को समझाना, वो हमारा कहलाता है गहन अध्ययन विधि। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इश्यू है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट है आपका अधूरी कहानी की पूर्ति करना। ये कौन सी विधि है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम बच्चे को जो स्टोरी है वो कंप्लीट ना देकर उसे आधी देते हैं।
तो यहाँ क्या होता है कि जैसे कि हमने बच्चे को स्टोरी की 8-10 लाइनें बता दी, उसके बाद हमने वहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, यानी कि रिक्त स्थान कर दिया, डॉट 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 करके उसके आगे लाइन लिख दी। उन जो बीच में डॉट हैं, जो हमने स्पेस छोड़ा है, उसे बच्चों से हम फिल कराते हैं। ये होती है आपकी अधूरी कहानी पूर्ति करना विधि। किसके द्वारा होती है? ये बच्चों के द्वारा होती है। यही कहानी शिक्षण की विधियों में से एक इम्पॉर्टेंट विधि भी ज़रूर है और बहुत ज़्यादा मेन भी। नेक्स्ट है आपकी चित्र प्रदर्शन विधि। इस चित्र प्रदर्शन विधि जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 1st से 4th क्लास के बच्चों के लिए होती है, जिसमें हम बच्चों को जो पिक्चर्स होती हैं, यानी कि चित्र होते हैं, उन्हें उनको शो करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, 2 तरह से होती है। या तो आप चित्र दिखाकर बच्चे से बोलते हैं, अगर वो बड़ी क्लास में है, कि आप स्टोरी बनाइए, ठीक है। या फिर सेकंड होता है कि अगर छोटे बच्चे, तो चित्रों में ही कुछ शब्द छुपे होते हैं और उनमें आधे शब्द वो नहीं होते हैं, उनमें बच्चों से बोला जाता है कि आप इसको कंप्लीट करो स्टोरी के रूप में। ये होती है हमारी चित्र प्रदर्शन विधि। अब बात करते हैं मौखिक कहानी कथन विधि क्या होती है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। इस मौखिक कहानी कथन विधि हमारी सबसे प्राचीन विधि है। इस पहले स्टोरी को मौखिक रूप से, यानी कि बोलकर ही बताया जाता था, उन्हें लिखकर कुछ समझाया नहीं जाता था, सिर्फ सारा कुछ शब्दों का ज्ञान उन्हें देना होता था। तो इस कहानी का पहले से ही मौखिक कहानी कथन विधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपकी कहानी शिक्षण की जो विधियाँ थी वो खत्म होती है। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कहानी का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। कहानियाँ कितनी बार क्लासीफाई कर सकते हैं आप, कहानियों को कितनी बार वर्गीकृत किया गया है। देखिए, कहानी को बेसिकली हमारे इंडिया में 3 टाइप्स में कहानियों को क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 है घटना प्रधान कहानियाँ, नंबर 2 है मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, नंबर 3 है चरित्र प्रधान कहानियाँ। अब बात करती हूँ कि इन कहानियों में ऐसा होता क्या है जो इनका नाम ये पड़ा है, ठीक है। डिस्कस करते हैं डिटेल्स में थोड़ा जाके। गाइस, आप नाम से ही जान रहे हैं घटना प्रधान कहानी। इसमें घटना को जो है मेन पॉइंट बनाया जाता है, मेन हेड कह सकते हैं आप। कहानियों में घटनाओं को मेन पॉइंट को रखते हुए कहानी को स्टार्ट किया जाता है। ये कहानियाँ ज़्यादातर ऐतिहासिक और ये कहानियाँ इतिहास से जुड़ी होती हैं, तो ये हमारी क्या कहानियाँ कहलाती हैं? घटना प्रधान कहानियाँ कहलाती हैं। सेकंड है हमारा मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। ये मनोवैज्ञानिक, यानी कि आप नाम से समझ रहे हैं, इस प्रकार की कहानियों में मानव आचरण, चरित्र तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में की जाती है, जिसे पाठक के मन पर कहानी में वर्णन, चरित्रों के आचरणों से प्रभाव डाला जा सके तथा उन्हें वैसा ही आचरण सिखाया जा सके। ये होता है आपका मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। बात करते हैं चरित्र प्रधान कहानियाँ। इस प्रकार की कहानियों में कथानक के आधार पर पात्र को प्रधानता दी जाती है, यानी कि जो कैरेक्टर होता है उसको मेन पॉइंट माना जाता है, उसके चरित्र को माना जाता है। ये होता है आपकी कहानी का वर्गीकरण। अब मैं बात करती हूँ प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानियों के बारे में। नंबर 1 है आपके प्रेमचंद। प्रेमचंद की कौन कौन सी कहानियाँ हैं? मंच, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, नमक का दरोगा, कफन और पस की रात। देखिए, आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं आपकी प्रेमचंद की कहानियों के बारे में उल्लेख कीजिए, जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों का उल्लेख कीजिए, तो आपको यही सारे लिखनी होंगी। जयशंकर प्रसाद जी की फेमस देख लीजिए, पुरस्कार, ममता, बेड़ी, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, मधुवा, इंद्रजाल। धर्मवीर भारती के बारे में पूछा जाता है, गल की बन्नो, सावित्री, नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग। ये थी धर्मवीर भारती की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसकी इनकी कहानियों के बारे में अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा नहीं थी। दीप मलिका, हिलोर, मिठाई वाला, झांक, हृदय गीत और सबनम। ये थी आपकी भगवती प्रसाद वाजपेयी की। लास्ट ईयर भी इसके बारे में पूछा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी काफ़ी बार पूछी जा सकती है। सरयू पार की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा, ठीक है। निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी, हस्ती घाटी दहकते और निर्जर। ये सारी थी आपकी कहानीकारों की कहानियाँ। अगर आप सभी को वीडियो ज़रूर यूज़फुल होती हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं। इस कहानी के बाद अब मैं डिस्कस करूंगी आपसे इसी क्लास में लोकगीतों के बारे में, ठीक है। लोकगीत क्या होते हैं ये भी देखिए आपका चैप्टर में है, तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगी इसको। लोकगीत से आशय है लोक भाषा, यानी कि स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा कह सकते हैं जो आपकी स्थान पर बोली जाती हैं भाषाएं।
लोक भाषा में मनुष्य के द्वारा गाए गए गीतों को ही लोकगीत के नाम से पुकारा जाता है, जैसे होली, दीपावली, जन्मोत्सव, मुंडन, सत्संग, विवाह महोत्सव एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर बड़े ही मधुर राग से गाए जाते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है लोकगीत हम उन्हें कहते हैं जो हमारी फैमिली में हमारे पूर्वज टाइम से ही गाने चलते आ रहे हैं, गीत कह सकते हैं जो हमारे स्थानीय भाषा में गाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लोकगीत। ठीक है, इन लोकगीतों में ज्ञान, धर्म, इतिहास, रीति रिवाज आदि भी झलकते हैं। पूर्वजों से चलते आ रहे हैं तो उसी तरह से हमें ज्ञान भी देते हैं, हमें धर्म का भी पाठ पढ़ाते हैं, हमारी हिस्ट्री है, रीति रिवाज के हिसाब से चलते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लोकगीत। नेक्स्ट है लोकगीत की विशेषताएं क्या होती हैं। शायद आपको ये सारी चीज़ें किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके चैप्टर में है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लोकगीत पुरानी रीति रिवाजों से जुड़ा होता है। देखिए, आपके जो लोकगीत यानी कि हम जिन्हें गीत बोलते हैं अपनी ओन लैंग्वेज में, वो हमारे रीति रिवाजों में होती है और हमारे पुराने टाइम से चली आ रहे हैं। लोकगीत जन सामान्य की भावनाओं को व्यक्त करता है। देखिए, जन सामान्य इन द सेंस कि हमारी जो अंदर की जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस होती हैं, उन्हें हमारे जो गीत होते हैं वो क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। लोकगीत की भाषा आम बोलचाल की होती है। देखिए, जो हमारे लोकगीत होते हैं यानी कि जो हम गीत गाते हैं अपनी भाषा में गाते हैं, हम उन्हें इंग्लिश में तो गाते नहीं है या हम अच्छी लैंग्वेज में नहीं गाते। जैसे कि आप कभी गाने सुने, शादियों में जो गाने होते हैं, आपके गीत होते हैं, उन्हें हम अपनी आम बोलचाल भाषा में गाते हैं। लोकगीतों को शिक्षित व अशिक्षित लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, लोकगीतों की जो भाषा होती है उन्हें हम जो शिक्षित लोग होते हैं वो भी समझ सकते हैं, अशिक्षित लोग भी समझ सकते हैं। ये थी आपकी लोकगीत की विशेषता है। लोकगीत होते क्या है, अगर आपके आएंगे तो आप लोग ज़रूर अच्छे से लिख दीजिएगा। यहाँ आपका कहानी भी डिस्कस कर लिया, लोकगीतों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करूँगी आपसे यात्रा वृतांत के बारे में काफ़ी डिटेल में जाकर। सब हम डिस्कस करने वाले हैं यात्रा वृतांत। मनुष्य बचपन से ही घुमक्कड़ होता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता है। इस भ्रमण में जो भी विचार या पात्र लेखन के संपर्क में आते हैं वह उसके मानस पटल पर अंकित हैं या अंकित हो जाते हैं। वह उन विचारों को जब लिपिबद्ध करता है, यानी कि उन विचारों को जब वो लिखता है, तब वहीं से यात्रा साहित्य का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? यात्रा साहित्य का। यात्रा वृतांत लिखने वाले लेखक को यहाँ के नगर, मोहल्ले, रीति रिवाज, धार्मिक प्रवृत्तियाँ, ऐतिहासिकता का वर्णन परिदक्षता से करता है। जब लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को क्या कहा जाता है? यात्रा वृतांत या यात्रा वृत्त। अब मैं थोड़ा सा अगर अपने वर्ड्स में बात करूं आपसे, यहाँ पर क्या दिया गया है, जब लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा का विवरण और उसका सुंदर वर्णन रोचक और सजीव भाषा शैली में प्रस्तुत करता है तो उसे कहा जाता है साहित्यिक रचना को। उसी साहित्यिक रचना को क्या कहा जाता है? यात्रा वृतांत। दूसरे शब्दों में बात करूं, जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा का वास्तविक वर्णन यानी कि जो रियल वर्णन है तो उसे विद्या को हम क्या कहते हैं? यात्रा वृतांत। ये हो गया आपका यात्रा वृतांत। अब बात करेंगे यात्रा वृतांत और यात्रा वृतांत का। देखिए, सबसे पहले है सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अभी मैंने लास्ट में आपको गलती से कुछ 2-3 राइटर्स के नाम जो इसमें यात्रा वृतांत के राइटर्स थे उन्हें गलती से उसमें बता दिया, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। देन नेक्स्ट है लंदन यात्रा, श्रीमती हरदेवी जी के द्वारा। नेक्स्ट है लंदन का यात्री, भगवान दास वर्मा जी के द्वारा। पृथ्वी प्रदक्षिण किसके द्वारा है? शिव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा। लंका यात्रा है गोपाल राम गहरी या गहमरी। ठीक है, ये थे। देखिए, एग्जाम में आ जाता है आपका कि यात्रा वृतांत और यात्रा वृतांतकार के नाम बताइए, तो आपको वहाँ स्टोरी बतानी है, जो भी स्टोरी घुमक्कड़ के या घूमने के ऊपर है, यात्रा वृतांत के ऊपर है। सो यहाँ की क्लास आज हमारी खत्म होती है। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, आपसे कहानी भी डिस्कस कर ली, यात्रा वृतांत भी डिस्कस कर ली, सारी चीज़ें मैंने आपको इस क्लास में डिस्कस करी है। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।